फाइनल और सेमीफाइनल, ये जो शब्दावलियाँ आमतौर पर खेलों में व्यवहार में लाई जाती हैं, लेकिन भारत में राजनीति में भी इन शब्दावलियों का जमकर प्रयोग किया जाता है। यहाँ आमतौर पर जब लोकसभा के चुनाव होने वाले होते हैं और तो उसे मुख्य रूप से फाइनल और उसके पहले के जो भी चुनाव होते हैं उसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाता है। और दरअसल ये कुछ है नहीं, ये सब एक दबाव बनाने का तरीका है, मनोवैज्ञानिक दबाव बना करके सत्ता पक्ष विपक्ष पर और विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी होने का प्रयास करता है। इस समय भी जब भारत में अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव होना है तो इससे पूर्व जो भी चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर अब कहा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है। जैसे कर्नाटक के चुनाव को भी सेमीफाइनल के रूप में विपक्षी राजनीतिक दल देख रहे हैं और एक तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की का सफाया ही समझ रहे हैं। इस सेमीफाइनल और फाइनल के लिए कई चीज़ें होती हैं। ये सिर्फ चुनावी मुद्दों को ही लेकर नहीं बल्कि चुनाव से इतर मुद्दे को भी सेमीफाइनल के रूप में तैयार कर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक सेमीफाइनल इस समय अध्यादेश को लेकर हो रहा है जो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने लाया है। दरअसल दिल्ली में एलजी और अरविंद केजरीवाल यानी मुख्यमंत्री दिल्ली के दोनों के बीच का झगड़ा तो जग जाहिर है और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में यह निर्णय दिया था कि पुलिस सुरक्षा जैसे कुछ मामले को छोड़ करके बाद बाकी जितने भी विभाग हैं उस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल का दबदबा रहेगा। और फिर इसके कुछ ही दिनों के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक अध्यादेश लाकर इसे पलट दिया है। यानी अब केंद्र की सरकार के नियंत्रण में दिल्ली की सरकारी व्यवस्था रहेगी और इसी बात को लेकर सेमीफाइनल बना दिया है अरविंद केजरीवाल ने। वे जगह जगह जा रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से, और इस बात को लेकर ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन का भी कि इस मामले में अगर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को पछाड़ दिया जाता है तो फिर 2024 में जो भारत में लोकसभा का चुनाव होगा उसमें विपक्षी जीत तय करना कोई मुश्किल नहीं होगी और तब उसमें दबदबा हो जाएगा अरविंद केजरीवाल का, प्रधानमंत्री के दावेदार वो बन सकते हैं और इसीलिए वो ऐसा प्रयास इस समय कर रहे हैं। अब इस अध्यादेश को लेकर क्या क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, कैसे पटकनी दे सकते हैं अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी की सरकार को, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके दो तरीके, पहला तरीका तो यह है कि इसे सुप्रीम कोर्ट के अवमानना का मुद्दा बनाकर फिर से सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए और वहाँ से इस अध्यादेश को निरस्त कराने की बात कही जाए, और नहीं तो फिर दूसरा ये है कि सदन में ही सदन पटल पर इसको मुद्दे पर वहाँ पर केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार को इसमें विफल कर दिया जाए। जब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज करने की तो कई लोग यह भी बदलते हैं कि चूंकि ये राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है तो फिर इसको चुनौती कैसे दी जा सकती है। लेकिन इससे पूर्व ही 1970 ईस्वी में आरसी कूपर वर्सेस भारत सरकार के बीच एक मामला इस तरह का आया था और उसमें यह निर्णय दिया गया था न्यायालय के द्वारा कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश को भी चुनौती दी जा सकती है, उनके निर्णय पर भी चुनौती दी जा सकती है। यह बात दिगर है कि इसमें संविधान पीठ बनाकर इस मामले को सुना जाएगा या फिर किसी दूसरे बेंच के द्वारा, इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी CJI करेंगे। तो इस आधार पर वहाँ भी उसे चुनौती दी जा सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक लाभ लेना है, वह लाभ तो वो लेने का प्रयास करेंगे ही सुप्रीम कोर्ट का। राजनीतिक रूप से अगर पछाड़ने में सफल होते हैं तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी और इसके लिए अरविंद केजरीवाल विपक्ष के नेताओं से एक एक कर मिल रहे हैं। और इसमें अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का सपोर्ट मिल गया है, TMC की तरफ से ममता बनर्जी का सपोर्ट मिल गया है, शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे की तरफ से इन्हें उद्धव ठाकरे का समर्थन मिल गया है,
और शरद पवार का एनसीपी का समर्थन इन्हें मिल गया है और कई विपक्षी राजनीतिक दल के नेताओं से इनकी बातचीत है और उसके प्रयास में वो लगे हुए हैं। अब बात की जाए कि इसके बदौलत क्या वो सफल हो पाएंगे। अगर हम लोकसभा की व्यवस्था को देखते हैं तो यहाँ बीजेपी आसानी से इसको निरस्त नहीं होने देगी और आसानी से अपने पक्ष में इसे वो करा लेगी। मामला फंस सकता है राज्यसभा में, क्योंकि वहाँ पास कराने के लिए 120 मत चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी यानी एनडीए के पास में वहाँ पर 112 ही मत हैं, 8 मत इसे कम पड़ेंगे। यहीं पर एक चुनौती फंस सकती है। हालांकि उसके लिए बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है और उसने बीजू जनता दल से भी बातें की हैं और जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस YSR से भी बातचीत उसकी चल रही है और इन दोनों के पास वहाँ 9 मत हैं और इसमें से किसी का भी मत उसे मिल जाता है तो इसमें नरेंद्र मोदी का बेड़ा पार होगा और नहीं तो फिर विपक्षी इस पर हावी हो जाएंगे। अब होगा क्या यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल 28 मई को भी एक सेमीफाइनल होना है जिसमें इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी कि क्या सदन में अध्यादेश को चुनौती दे पाएंगे अरविंद केजरीवाल। दरअसल यहाँ भी राष्ट्रपति के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन न कराकर प्रधानमंत्री करने वाले हैं और इसको लेकर के भी सत्ता पक्ष और विपक्ष गोलबंद हो रहा है। विपक्ष के पास जहाँ कांग्रेस समेत आप समेत 19 राजनीतिक दल हैं, वहीं और तमाम लोग बीजेपी के साथ में हैं, खास करके बीएसपी की मायावती, YSR जगनमोहन रेड्डी और तेलुगु देशम के भी उसके पक्ष में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भी एक फैसला किसके पक्ष में जाता है, लोग किसके उद्घाटन में आते हैं या नहीं आते हैं, यह भी इस बात का सबूत देगा कि अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के मामले पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेर पाएंगे या नहीं।